मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बेसिक के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन और केमिस्ट्री के ब्रांच पर डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी से संबंधित केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला जो डेफिनेशन है वो है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाले, ये दबाव भी बोल सकते हैं, तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें। जैसे हम लोग बात करते हैं हवा पर। क्या हवा एक पदार्थ है? हवा एक पदार्थ है। क्या उस हवा के अंदर जो हमने गुण लिखा है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो रुकावट डाले, तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, क्या हवा में ये सारे गुण हैं? स्थान घेरना, तो स्थान हवा कैसे पता चलेगा घेरता है या नहीं घेरता है? आप एक गुब्बारा लेंगे, गुब्बारा को यदि भरते हैं तो वह फैलता है। तो फैलता है, पहले गुब्बारा बिल्कुल छोटा था, चिपका हुआ था, फैला, तो उसके अंदर क्या गया? उसके अंदर हवा गया। हवा है तब तो वह उसको बड़ा कर रहा है, अपना स्थान ले रहा है, तो स्थान घेर रहा है। अच्छा, जिसमें भार हो, अब ऐसे यदि गुब्बारा को मापोगे तो कुछ होगा और हवा भर के मापोगे तो कुछ होगा, तो भार या द्रव्यमान तो हुआ ही। जो रुकावट डाले, आप कभी ट्रेन पर सफर किए हो या किसी तेज वाहन पर सफर करके देखो, आप जब आप हाथ को बाहर निकालोगे तो वह आपको धकेलेगा, विपरीत दिशा में धकेलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वह रुकावट भी डालता है, और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। आप कहीं भी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, तो आप जब बैठेंगे या बिल्कुल अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हवा जो है आपके शरीर को टच करते हुए निकल रही है। तो यह अनुभव अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हम इस चीज को अनुभव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाले, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाले, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, तांबा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारे चीज क्या है? पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है वस्तु। वस्तु क्या होता है? वही पदार्थ से जो आकृति बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। पदार्थ की बनी या बनाई, जो पहले से बना हुआ है या जिसको हम बनाते हैं, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट किस चीज का बना होता है? वह मिट्टी का बना होता है। ईंट को हम लोग मिट्टी का एक स्पेशल रूप देते हैं, जिससे वह ईंट बन जाता है। जैसे हम टेबल का बात करें तो लकड़ी को काट करके एडजस्ट करके हम लोग टेबल बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं। तो पदार्थ की जो बनी बनाई आकृति होती है उसी को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो तरह का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में वस्तु के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है जैसा भी परिवर्तन होता है उसको यदि आप चाहें तो अपनी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। यानी जिसमें परिवर्तन होने के बाद उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बनना या फिर पानी से बर्फ बनना। तो पानी से बर्फ बना दोगे तो ऑटोमेटिक बर्फ से पानी भी बन जाएगा, है ना? ये दूसरा अवस्था में गया, उससे फिर से वह पहले अवस्था में आ गया। अच्छा, दूसरा बात करते हैं बल्ब का जलना। बल्ब स्विच दिए जल गया
ऑफ किए बुझ गया, फिर दिए जल गया, तो वह पूर्वावस्था में भी आ सकता है। तो इसमें क्या हो गया, वैसा परिवर्तन जिससे उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो और उस चीज को चाहे तो वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। तो पढ़ते हैं इसको, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ का बनना, बल्ब का जलना, पानी का वाष्पीकरण, ये सारे कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। देखते हैं ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप जस्ट उसका उल्टा होगा। भौतिक में क्या होता था, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था, लेकिन वह परिवर्तन कुछ स्पेशल नहीं होता था, उसको हम चाहते तो पुनः वह पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक गुण में एक बार जो परिवर्तन हो गया सो वह दोबारा वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कागज का जलना, अब भाई आप कागज को जला चुके हो, अब जला हुआ चीज को फिर से कागज बनाना चाहोगे तो नॉट पॉसिबल। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं और नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, नया गुण वाला, तथा पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी पदार्थ जो है वह जिस अवस्था में हो गया सो हो गया, वह पूर्व अवस्था में फिर से नहीं लौटेगा। जैसे कागज का जलना, दूध से दही बनना, किरासन तेल का जलना, दूध से आपको दही बनेगा, क्या दही से फिर दूध बना लोगे, यह संभव नहीं है। तो एक से दूसरे में जाएगा लेकिन दूसरे से पहले में नहीं आएगा, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक से दूसरे में जाएगा और दूसरे से वापस वह पहले में आ सकता है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए कुछ और डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है परमाणु। परमाणु का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, परमाणु बम सुने होंगे। तो ये परमाणु जब भी दो बड़े बड़े देशों के बीच युद्ध होता है तो परमाणु युद्ध का बात होता है। तो ये परमाणु का मतलब क्या होता है, परमाणु एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, परमाणु बहुत ही छोटा चीज है। पदार्थ किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा कण, उसी कण को जो है जोड़ जोड़ करके एक बड़ा कण बनाया जाता है। तो पदार्थ नहीं बल्कि किसी तत्व का बिल्कुल सूक्ष्मतम कण होता है, छोटा से छोटा कण होता है। यह किसी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यानी वह तत्व का छोटा से छोटा कण है जो किसी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तत्व जो है यानी परमाणु वह स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता, यानी स्वतंत्र भी रह सकता है और परतंत्र भी रह सकता है, किसी के साथ ज्वाइंट टर्म में भी रह सकता है। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या ले सकता है तथा जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद हो, यानी तत्व का जब एक छोटा सा हिस्सा लीजिएगा तो जो तत्व का गुण है वह छोटे से हिस्से, छोटे से टुकड़े, छोटे से अंश में भी वही गुण पाया जाएगा। तो ठीक है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। परमाणु मूलतः तीन मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मुख्य रूप से तीन मूल मौलिक कण माने जाते हैं। हालांकि दो भी और भी मौलिक कण है, बट आप लोग तीन जरूर याद रखिएगा, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी है। तो ये मुख्य रूप से आपको तीन जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर। चलिए इसको मिटा रहे हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अणु। इससे पहले हम लोग लास्ट में परमाणु के बारे में पढ़े थे, ये है अणु। तो जाहिर सा बात है परमाणु यानी परम अणु यानी सबसे छोटा जो अणु होता है वह परमाणु होता है। तो अणु जो होता है वह परमाणुओं से मिल करके बना होता है। अणु परमाणुओं से मिल करके बना होता है। तो परमाणु जो है, जिस तरह से आपको बताया गया कि परमाणु जो है वह तत्व का सूक्ष्मतम कण है, जबकि अणु जो है वह किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। यह परमाणु जो था वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जबकि परमाणु रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो चलते हैं इसका डेफिनेशंस पर कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं उसे अणु कहा जाता है। यानी जो अणु होता है वह विभिन्न परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं, यानी अणु परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। तो अणु जो है वह दो प्रकार का माना गया है, एक तत्व के अणु और दूसरा यौगिक के अणु। तत्व के अणु यानी इसमें जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के जो अणु बने होते हैं वे तात्विक अणु होते हैं या तत्व के अणु होते हैं। जबकि यौगिक के अणु में क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो अणु बनते हैं उसे हम लोग यौगिक के अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक के अणु। चलिए चलते हैं तत्व के अणु। वह अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व के अणु कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अणु देखिए सिर्फ N2 है, नाइट्रोजन में सिर्फ एक ही चीज उपस्थित है वो है N। क्लोरीन Cl यानी क्लोरीन में भी सिर्फ एक ही तत्व उपस्थित है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो अणु बनता है उसको क्या कहते हैं, तात्विक अणु। और उसी तरह से दो या दो से अधिक, वह अणु जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जो अणु एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे जल के अणु, जल जानते हैं, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह का अणु हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह का परमाणु मिलकर के बना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह का परमाणु मिलकर के बना। तो जिसमें भी एक से अधिक उपस्थित होंगे परमाणु वह हो जाएगा यौगिक अणु या यौगिक के अणु। नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को कितने, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता जैसे नाइट्रोजन का परमाणुकता तो N2, तो ये 2 हो गया। हाइड्रोजन H2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखे। पानी तो देखो हाइड्रोजन के नीचे 2 है, हाइड्रोजन के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2 1 3। चीनी C12 H22 11, तीनों को जोड़ोगे 22 12 22 34 34 से 11 45। तो परमाणुकता निकालने के लिए नीचे में जो संख्या अंकित रहता है उसको जोड़ देते हैं, तो ये हो गया परमाणुकता। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पूरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवस्था परिवर्तन के बारे में। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। देखिए पदार्थ का मुख्य रूप से जो है वह 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आप सब समझते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है,
आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। पानी को आप किसी में डाल दो, लोटे में डाल दो, लोटे जैसा बन जाएगा, ग्लास में डालो तो ग्लास जैसा बन जाएगा। यानी द्रव को आप जिसमें भी डालोगे वह उसी का आकार ले लेगा। तो इसका मतलब आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस अवस्था में क्या होता है, आकार का भी कोई अता पता नहीं, आयतन का भी कोई अता पता नहीं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम लोग बदलते कैसे हैं, यही हम लोग पढ़ेंगे, अवस्था परिवर्तन। तो हम कुछ यहाँ पर एक चार्ट टाइप का बनाए, उसको डील करते हैं। तो से ठोस को गर्म करने पर वह गल जाता है, गलने पर वह किस अवस्था में पहुंच जाता है, द्रव अवस्था में। यानी ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है तो वह स्थिति गलन कहलाएगा। फिर उसी तरह से द्रव को यदि गर्म करते हैं तो वह कौन सी में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। द्रव को गर्म करने पर वह क्या बदल जाएगा, गैस में। तो ये हो गया क्वथन, इसको कहेंगे क्वथन, यानी द्रव से गैस में बनना हो गया क्वथन। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो हम लोग गैस में बदलते हैं तो उसमें हम लोग गर्म करते हैं गैसीय अवस्था में लाने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने आप छोड़ देते हैं, अपने आप धीरे 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 वह गैसीय अवस्था में अपने आप बदलने लगता है। तो वो स्थिति वाष्पीकरण कहलाता है, खुद वाष्प बनता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि गर्म करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्वथन। तो ठोस से द्रव में गए, द्रव से गैस में गए, वापस लौटते हैं। गैस को जब ठंडा करते हैं तो वो संघनन कहलाता है, और संघनन करने से वह द्रव में पहुंच जाता है। फिर द्रव को भी ठंडा करते हैं, यानी द्रव को यानी एक तरह से फ्रिज में डालते हैं तो वह क्या होता है, जम जाता है, जिसको हिम कहते हैं, या बर्फ भी बोलेंगे। द्रव को गर्म करेंगे तो वह जमबे करेगा, यह द्रव फिर से ठोस अवस्था में आ गया। तो ठोस से द्रव में गलन, द्रव से गैस में क्वथन, गैस से द्रव में संघनन, और द्रव से ठोस में जमना या फिर हिम कहलाएगा, हिमीकरण। ठीक है, चलते हैं डेफिनेशंस पर। इसी से रिलेटेड है जो हमने आपको यहाँ पर चार्ट में समझाया, वही चीज यहाँ पर है। क्वथन, किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर वह गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन। यानी द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन। यहाँ लिखा भी है, द्रव को गैस में बदलने की क्रिया जो है वह क्वथन कहलाता है। अगला है गलन, यानी मेल्टिंग। तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, यानी ठोस में है वह द्रव में आ गया तो गल गया, तो इसीलिए ठोस से द्रव में गलन कहलाता है। तो वही हुआ, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन या फिर द्रवन भी कहते हैं। तीसरा आते हैं हिमीकरण। नाम से ही पता चलता है, हिम यानी बर्फ, यानी जमा हुआ चीज। यहाँ शब्द भी उसका अंग्रेजी यूज हुआ है फ्रीजिंग, यानी फ्रीज करना, यानी एक तरह से ठोस अवस्था में बदलना। तो किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को या बदलने की क्रिया को हिमीकरण या फिर जमना कहते हैं। देखिए, द्रव जो है वह ठोस में बदला है, ये इस तरह से तिर गया है, तो द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को जमना या हिमीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं संघनन। तो संघनन, कंडेंसेशन, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। देखो संघनन यहाँ लिखा हुआ है, गैस से द्रव में बदलेगा, तो गैस से द्रव में बदलेगा, गैस यानी वाष्प बोल सकते हो, तो उसको जो है द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन। तो उसी तरह से अगला शब्द है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यहाँ पर आपको समझाए थे कि द्रव जो है गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है तो वह क्वथन कहलाता है। ये गर्म करने पर क्वथन कहलाता है, लेकिन खुद वह किसी भी ताप पर अपने आप ऑटोमेटिक वह गैस अवस्था में बदलने लगता है या वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। तो किसी द्रव के ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी तापों पर होता है। आपको पता होगा कि आप जो घड़ा में पानी रखते हो गड़बी में, तो वह वाष्पीकरण क्रिया के कारण ही वह ठंडा रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटिंग यहाँ पॉइंट है 3 गो, सब में अंक लगा हुआ है। अंक
क्वथन यहाँ पर हम पढ़े हैं तो क्वथनांक अंक, गलन पढ़े हैं गलनांक या द्रवनांक, फिर हिम पढ़े हैं तो उससे हिमांक, सब में अंक लग गया। तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, अंक लग गया। अंक का अंग्रेजी पॉइंट होता है। तो सब कुछ यही है जो इसमें हम डेफिनेशंस दिए थे, लेकिन ये अंक शब्द जो है वह ताप को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है? ताप को, यानी उस ताप पर जो है वह दूसरे में चेंज होगा। तो इसमें क्या कह रहा था कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन वह जो परिवर्तन होगा वह मतलब किस स्थिति में परिवर्तन होगा, कितने समय में परिवर्तन होगा, तो उस परिस्थिति को उसमें एक अंक प्रयोग करेंगे। किस ताप पर वह दूसरे में बदलेगा उसी का नाम है अंक, यानी क्वथनांक। तो जैसे यहाँ पर है क्वथनांक, क्वथनांक में हम जानते हैं क्या होता है कि वह जो है निश्चित ताप में कोई द्रव वह गैसीय अवस्था में बदलता है। तो जिस ताप पर बदलता है तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। एनटीपी, एनटीपी मतलब वह नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप और दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एनटीपी का क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सामान्य ताप और दाब पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सी होता है। यानी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा वह द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने लगेगा। चलिए दूसरा आते हैं गलनांक या फिर द्रवनांक। गलनांक यानी गलना, तो गलेगा यानी द्रव में, गलने का मतलब वह द्रव में आएगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उसे उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ठोस से द्रव में आए तो ठोस का गलनांक कहलाएगा। ऊपर में क्या था? ऊपर में द्रव से गैस में आए तो यहाँ पर जो क्वथनांक कहलाएगा वो द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। जिससे दूसरे में आते हैं, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हैं तो पहली अवस्था का क्वथनांक कहलाएगा। जैसे इसी में देखिए, इसमें गलनांक में क्या हुआ? गलनांक में ठोस से द्रव में आए तो ठोस का गलनांक कहलाएगा। हिमांक में क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का, चूंकि द्रव से ठोस में बदलता है पहला से दूसरा, तो पहला का हिमांक कहलाएगा। तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो ये था अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो ठीक है, तो आज हमने मुख्य रूप से डिस्कस किया पदार्थ के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के परिवर्तन के बारे में, उसके अलावा अणु के बारे में, परमाणु के बारे में और अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।